जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल ने रिपब्लिक डे परेड में सबको हतप्रभ कर दिया और अपनी पहली अपीयरेंस दे दी है। लेकिन इसी बीच जर्मन डिफेंस एनालिस्ट, जिसका नाम थॉमस न्यूडिक है, उन्होंने इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को लेकर के कुछ बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, भारत ने ऑलरेडी अपनी अगली पीढ़ी की जो शिप किलर मिसाइल है उसे लॉन्च कर दिया है। जर्मन डिफेंस एनालिस्ट के अनुसार ये मिसाइल ब्रह्मोस से भी तेज, लंबी रेंज वाली और ज्यादा घातक हो सकती है। आइए जानते हैं आखिरकार उनके ऐसे कहने के पीछे का कारण क्या है। उसके लिए आपको समझना होगा कि LRSHM है क्या। देखिए, लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल बेसिकली DRDO द्वारा विकसित की जा रही एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, जिसका मुख्य काम है एनिमी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉयर्स को तबाह करना, फ्रिगेट्स को तबाह करना, या कोई भी बड़ी वॉरशिप है वो इसके टारगेट रेंज में आती है, वो भी बहुत दूर से बहुत तेजी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इस काम के लिए ब्रह्मोस है, तो फिर ये लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल अलग कैसे है। देखिए, ब्रह्मोस अभी एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 2.8 से मैक 3 की स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम है। वहीं इसकी रेंज जो है वो 450 लेकर 500 किलोमीटर तक है। हालांकि हम ब्रह्मोस ER पर काम कर रहे हैं जिसकी रेंज 800 से ज़्यादा होगी, लेकिन वो प्रोग्राम मैच्योर कब होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल पर नज़र डालें तो ये हाइपरसोनिक होगी, यानी कि स्पीड मैक 8 से लेकर मैक 10 के बीच में हो सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा क्लेम की जा रही है, यानी कि अगर हम देखें तो स्पीड और रेंज दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। जर्मन एनालिस्ट के शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि ब्रह्मोस ने सुपरसोनिक एरा में अपनी ताकत दी है और लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल भारत को हाइपरसोनिक एरा में ले जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हाइपरसोनिक स्पीड। ये इतनी तेज है कि शिप बेस्ड जो अधिकतर रेडार है उनके पास रिएक्शन टाइम इसको लेकर बहुत कम होगा, और हाइपरसोनिक वेपनरी का मौजूदा समय में इंटरसेप्शन लगभग नामुमकिन कहा जाता है। मतलब मुमकिन तो है, लेकिन मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम उतने कैपेबल नहीं है कि जल्दी से हाइपरसोनिक टारगेट को एंगेज कर सके। मतलब डिफेंस सिस्टम देखता रह जाएगा, मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। अब क्योंकि ये एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज मिसाइल है तो इसका एक और एडवांटेज मिलेगा, दुश्मन की नेवी में पहला हमला करने की कैपेबिलिटी हमें मिलेगी, वो भी बिना उसके स्ट्राइक रेंज के अंदर आए। और यही चीज़ भारतीय नौसेना को फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज भी देने वाली है। इस मिसाइल का गाइडेंस और सिस्टम और भी ज़्यादा एडवांस है। इसमें हमें मल्टी मोड सीकर देखने को मिलेंगे, अंतिम चरण में मनोवर करने की कैपेबिलिटी होगी, सी स्किमिंग और टर्मिनल डाइव अटैक कैपेबिलिटी भी होने वाली है, और एयरक्राफ्ट जैसे बड़े टारगेट को भी ये नहीं छोड़ने वाली है, यानी ये भी उसके अटैक से नहीं बच पाएंगे। अब भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब है, आइए वो भी जानते हैं। आज भारतीय नौसेना के मुख्य शिप किलर मिसाइल ब्रह्मोस है। भविष्य में ब्रह्मोस हमें टैक्टिकल और रीजनल डोमिनेंस के लिए यूज होती नजर आ सकती है, जबकि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो है ये स्ट्रेटेजिक और ब्लू वाटर डोमिनेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी हिंद महासागर में भारत की ताकत का ये एक स्पष्ट जो है प्रदर्शन करेगी। अब चाइना के लिए ये एक बड़ा खतरा मानी जा रही है, क्योंकि चाइना के पास इस समय लियोनिंग, शैंगडोंग और फ्यूजियान जैसे जो नेक्स्ट जेन कैरियर्स हैं ये उपस्थित हैं, और ऐसे में ये जो मिसाइल है ये उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, ऐसा एक्सपर्ट और एनालिस्ट का कहना है। यानी कुल मिलाकर के अगर एक हिट भी इस मिसाइल की उन कैरियर्स पे पड़ती है तो उनका फ्लाइट डेक पूरी तरीके से डिसेबल हो जाएगा, और जो कैरियर मिशन है वो भी फेल हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए तो ये साक्षात काल का दूसरा रूप होने वाली है। तो आप इस मिसाइल को लेकर कितने सहमत हैं? क्या आपका भी मानना है कि जो जर्मन एनालिस्ट ने कहा वो सही है? अपनी राय आप जरूर दें। अगली रिपोर्ट पे हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को उठती भारतीय नौसेना की आवाज को लेकर। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा था कि क्यों भारतीय नौसेना इसको काफी ज्यादा चाहती है, और इस पर एक बार फिर से भारतीय नौसेना में आवाज उठनी शुरू हो गई है। और इसीलिए आज हम जानेंगे क्यों क्यों बार बार इसे राफेल M से कंपेयर किया जा रहा है। क्या वाकई कोई एक्चुअल डिफरेंस है? जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, क्या टेड बी अब उतना ही पावरफुल होने वाला है? आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एक पूरी तरीके से इंडिजिनस ट्विन इंजन कैरियर बॉर्न फाइटर जेट है, जिसे DRDO और ADA की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है। HAL इसे मैन्युफैक्चर करेगा, और ये भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर को उद्देश्य में रखकर या ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है,
MiG-29K को रिप्लेस करना और फ्यूचर में राफेल एम पर डिपेंडेंस जो भारत का होता जा रहा है उसको कम करना। अब राफेल एम वर्सेस टेडबीएफ की बात करें तो आइए असली फर्क क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, राफेल एम एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और ये बेसिकली लैंड बेस्ड राफेल का ही नेवल वर्जन है जो कि कैरियर ऑपरेशन के लिए एडॉप्टेड डिजाइन है। वहीं अगर आप टेडबीएफ में मेजर डिफरेंस देखेंगे तो ये शुरुआत से ही कैरियर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर इस पर बहुत सारी तैयारियां भी की जा रही हैं। ये नेवल सेंट्रिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को प्राथमिकता में रखने वाला है और यही वो कारण है कि बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में टेडबीएफ राफेल एम से ऑपरेशनली ज्यादा सूटेबल होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेडबीएफ को कौन सी चीज है जो इतना खास बनाती है। इसमें कई चीजें हैं। पहला, ट्विन इंजन सेफ्टी ऑन एंड पावर। कैरियर ऑपरेशन में ट्विन इंजन का मतलब होता है ज्यादा सेफ्टी, हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और लॉन्ग रेंज जो मिशन पॉसिबल है वो इससे हो सकते हैं। राफेल एम के बराबर थ्रस्ट होगा लेकिन ये बेहतर नेवल एंड्योरेंस को ऑफर करेगा। इसे फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है क्योंकि इसमें हमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, मैन अनमैन टीमिंग देखने को मिलेंगी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं जो फिलहाल राफेल में मिसिंग है। यानी समय के साथ ये जेट और पावरफुल होता जाएगा। इसमें हमें एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर देखने को मिलने वाला है। इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार, पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और मल्टी डोमेन सेंसर फ्यूजन। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर नेवल बैटल्स में फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट का एडवांटेज स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा और यही एडवांटेज टेडबीएफ के साथ भारतीय नौसेना प्राप्त करेगी। एक और चीज जो इसे राफेल से थोड़ा अलग बनाती है, इसको पहले ही कैरियर डिजाइन के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। इसमें आपको फोल्डेबल विंग्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्गर लैंडिंग गियर, अरेस्टेड हुक और इसकी जंप कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। एक चीज जो खास अंतर है कि राफेल एम में ये सभी एडॉप्टेशन है जबकि टेडबीएफ में ये इसके नेटिव फीचर्स होने वाले हैं और इसीलिए भारतीय नौसेना टेडबीएफ को प्रेफर कर रही है। भारतीय नौसेना की थिंकिंग साफ है, फॉरेन जेट टुडे इज ओके बट फ्यूचर कैरियर नीड इंडिजिनस डोमिनेंस। यानी कि राफेल एम्स की तुलना में जो टेडबीएफ है इसको प्राथमिकता हमेशा रहेगी क्योंकि राफेल एम एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर देखे जाते हैं जबकि टेडबीएफ लॉन्ग टर्म बैकबोन के तौर पर भारतीय नौसेना की देखे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने टेडबीएफ खरीदे जा सकते हैं। तो अभी इनिशियली जो नंबर क्लेम किया जा रहा है उस पर 87 से लेकर 145 टेडबीएफ की बात की जा रही है। हालांकि ये जो संख्या है ये फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। देखिए, ये हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम इस समय अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं और राफेल एम सिर्फ 26 की संख्या में हमारे तकरीबन 2 जो आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके लिए नंबर्स में भी कम है और इनके तुलना में हमारी कैपेबिलिटी भी थोड़ी कम होती जा रही है और इसीलिए टेडबीएफ को इतनी ज्यादा जो प्राथमिकता है वो दी जा रही है और इस वर्ष के अंत तक टेडबीएफ को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आ सकती है, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।